तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति और मैं लेके आया हूं आपके लिए एसी थ्योरी। एसी थ्योरी क्या होती है, किस प्रकार से हमको पढ़ना है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, यह हम समझेंगे। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट आईटीआई रिलेटेड कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या इसरो के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटीआई टीओ या मध्य प्रदेश लाइनमैन की भर्ती के लिए, तो हमारी यूट्यूब चैनल से निःशुल्क आप पढ़ सकते हो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसी थ्योरी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको नई वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारा एसी थ्योरी। अब एसी थ्योरी होता क्या है, तो जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम एसी थ्योरी में पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, जिस धारा की दिशा और मान एक निश्चित समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, इसी धारा को हम कौन सी धारा कहते हैं, एसी करंट। यानी हमने बोल दिया एसी करंट वो होती है जो समय के साथ जिसकी वेव फॉर्म बार बार क्या होती है, चेंज होती है, यानी अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, बदलती रहती है। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब ये जब एसी करंट की तीन वेव फॉर्म होती है, जो भी एसी करंट होता है उसकी तीन वेव फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, साउथ वेव, यानी सातुट वेव होती है, सातुट तरंग बोलते हैं जिसे हम। अब हम अगला पढ़ते हैं कि वेव फॉर्म कौन कौन जनरेट करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइन वेव। आपको ध्यान से समझना है साइन वेव। अब जो एसी करंट की इस तरह से जो वेव फॉर्म बनती है वो कौन सी साइन को क्या कहलाती है, साइन वेव। अब ये साइन वेव होता क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम जा तरंग। तो ये क्या होता है, जो एसी जनरेटर, ऑसिलेटर और अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न की गई वेव क्या कहलाती है, हमारी साइन वेव। यदि आपका कोई एसी जनरेटर या ऑसिलेटर या अल्टरनेटर, इनके द्वारा जो करंट जनरेट हो रहा है वो वेवफॉर्म जो बनाएगा वो कौन सी वेवफॉर्म बनाएगा, साइन वेव, जिसको हम बोलते हैं जा तरंग। तो आपको समझ में आएगा जा तरंग होता किस प्रकार से है और इसे कौन जनरेट करता है। हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार तरंग। अब वर्गाकार तरंग होता क्या दोस्तों, तो वर्गाकार तरंग इन्वर्टर द्वारा उत्पन्न हुआ करंट जो तरंग होता है, यानी जो वेवफॉर्म देता है वो कौन सी वेवफॉर्म देता है, स्क्वायर वेव या वर्गाकार तरंग उत्पन्न करता है। जो आपने सभी ने देखा होगा इन्वर्टर जो होता है, वो इन्वर्टर क्या करता है, जो भी वेवफॉर्म डेवलप करता है वो कौन सी होती है, स्क्वायर वेव। तो ये स्क्वायर वेव इस प्रकार से होती है, यानी आपको दिख रहा होगा एक स्क्वायर के रूप में चलती है, एक वर्गाकार के रूप में चलती है। ये वर्गाकार तरंग बोलते हैं इसे। ये समय के अकॉर्डिंग जो करंट होता है एक स्क्वायर वेव में चलती है। क्लियर है आपको, तो आपको समझ में आया होगा स्क्वायर वेव के बारे में। और कौन इसको जनरेट करता है, सॉटूथ वेव, जिसे आरी दंती तरंग भी कहते हैं, सॉटूथ वेव। अब सॉटूथ वेव क्यों होता है, तो आपको पहले मैं डायग्राम बता देता हूं। तो जो ये इस तरह से त्रिभुज और एक बना रहा है, तो ये इस तरह की तरंग होती है, वो सॉटूथ तरंग या आरी दंती तरंग कहते हैं। अब ये आरी दंती तरंग होती क्या है, तो ये जो आरी होती है वो आरी के दांतों के समान होती है और ये समकोण त्रिभुज जैसा होता है। अब ये जनरेट कौन करता है, तो जो हमारा फंक्शन जनरेटर होता है, जो हमारा फंक्शन जनरेटर हो वो कौन सी तरंग डेवलप करता है, सॉटूथ तरंग। तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा। तो आगे चलते हैं, हमारा एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस। तो एसी करंट क्या होता है, तो एसी करंट वो करंट होता है जिसकी धारा, परिणाम वो दिशा का मान समय के साथ क्या होता है, बदलता है। ने एसी करंट वो होता है यानी करंट की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, बदल रही है और डायरेक्शन भी बदल रही है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर, क्योंकि ये छोटी हमारी स्क्रीन है इस कारण आपको दिक्कत भी होती होगी। तो ये दिख रहा है आपको वेवफॉर्म। तो समय के साथ, ये समय के साथ डायरेक्शन और करंट की दिशा दोनों बदले, ऐसे करंट को हम एसी करंट कहते हैं। अब डीसी करंट किसे कहते हैं, तो डीसी करंट वो होता है तो ऐसा करंट जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदले। यानी मान लीजिए ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है और 3 सेकेंड है, और ये करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है यहाँ पर। तो 1 सेकेंड भी 5 है, 2 सेकेंड भी 5 है, 3 सेकेंड पे भी 5 है। तो ऐसा करंट जिसका समय तो चेंज हो रहा है पर करंट की दिशा और करंट का मान चेंज नहीं हो, ऐसे करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं, डीसी करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। तो अगला डिफरेंस हम पढ़ते हैं, आपको नोट करते जाना। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सारे लोग पढ़ पाए जिनको जो तैयारी कर रहे हैं या ऐसे लोग जो अभी तक इस चैनल पर पहुंच नहीं पाए हैं। तो अगला है हमारा, अगला टॉपिक है इसका कि कौन एसी की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितने हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। और अमेरिका में इसकी हर्ट्ज कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 60 हर्ट्ज। तो जितने भी साउथ वाले जो इलाके, साउथ नॉर्थ और उनमें 60 हर्ट्ज होती है, और हमारे एशिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति सर क्या होती है, तो जो 1 सेकेंड में ट्रेवल की गई साइकिल, जो एसी साइकिल चलती है ना एसी करंट में, वो साइकिल ही क्या कहलाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी या हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। और डीसी करंट हमने देखा था, डीसी करंट कैसा था, उसकी कोई आवृत्ति थी क्या, डायरेक्ट था, नहीं, उसमें कोई साइकिल बन रही थी, नहीं। तो डीसी की आवृत्ति कैसी होती है, हमेशा शून्य। तो आपको नोट करना है
कि एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और डीसी की आवृत्ति क्या होती है 0। सिंगल फेज प्रणाली में एक फेज तथा एक न्यूट्रल होता है। यदि हमने हमारे घर में जो आता है वो एसी सप्लाई आती है वो कौन सा आता है, सिंगल फेज। सिंगल फेज में एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है, क्लियर है। पर वैसे ही जो हमारा दूसरा होता है डीसी में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव वायर होता है। इसका उपयोग हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। उसमें वोल्टेज को हम स्टेप अप स्टेप डाउन, हम ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। यहाँ वोल्टेज को डीसी में हम स्टेप अप करने के लिए हमको डीसी जनरेटर की होती है और स्टेप डाउन यानी कम करने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, क्लियर है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि डीसी करंट को बढ़ाने के लिए किसको क्या लगाओगे, घटाने के लिए क्या यूज करोगे। एक आता है रोटरी बूस्टर भी आता है जिसको हम वोल्टेज को डीसी वोल्टेज को बढ़ाते हैं। एसी की जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसका सूत्र होता है P बराबर VI इंटू कॉस थीटा। इसको हम पावर फैक्टर भी कह सकते हैं। क्या होता है इसको नोट कर लेना, एसी की शक्ति VI वोल्टेज इंटू करंट कॉस थीटा। डीसी की शक्ति क्या होती है P बराबर V इंटू आई। सर ऐसा क्यों, इसमें कॉस थीटा क्यों, क्योंकि एसी करंट में एक एंगल बनाता है, जब चलता है तो क्या बनता है, एक एंगल वोल्टेज और करंट के बीच क्या बनता है, एंगल बनता है। पर डीसी करंट में कोई एंगल नहीं बनता, वो डायरेक्ट बनता है, इसलिए ये एंगल ही क्या बताता है, कॉस थीटा। और इसमें जो एंगल नहीं बनता वो क्या होता है, 0। और कोस यदि मान लो 0 है तो 0 का मान कितना होता है 1, इसलिए इसके शक्ति का फारो का सूत्र कितना होता है P बराबर V इंटू आई। इसे हम संचित नहीं किया जा सकता है, पर इसे संचित किया जाता है ना। हम एसी करंट को स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं, पर डीसी को स्टोर कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है डीसी के। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में नहीं किया सकता, यानी हम वही है कि हम बैटरी चार्जिंग के रूप में एसी का प्रयोग नहीं कर सकते, पर डीसी का प्रयोग कर सकते। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको नोट्स में लिख भी सकते हो। अगला है, तो अगला हमारा पॉइंट है एसी और डीसी के डिफरेंस में कि इसमें धारा का घनत्व यानी करंट की डेंसिटी का फार्मूला होता है वो बार बार, यानी करंट जो होता है उसका डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। उसका फार्मूला क्या होता है, आई अपॉन यानी डेंसिटी धारा घनत्व का J बराबर आई इंटू ए। एग्जाम में ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन था कि धारा घनत्व का इनमें से कौन सा सूत्र है, तो क्या है J बराबर आई अपॉन ए। ए क्या होता है एम्पियर और ए होता है एरिया। दूसरा होता है हमारा डीसी में धारा घनत्व हमेशा नियत होता है, कोई बदलता नहीं है, क्योंकि डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है। अगला हमारा होता है कि तार यदि एसी में अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, यानी आप एसी करंट की बात करोगे तो आपको जो रबड़ के ऊपर जो रबड़ है रहता है, इंसुलेशन होता है कापर के ऊपर जो चढ़ा है वो अधिक लगेगा। पर डीसी में जैसे समान है यानी समान करंट है, समान मान के इंसुलेशन की आवश्यकता कम होती है। यदि मैंने बोल दिया कि एसी करंट 230 दे रहे हैं किसी वायर में और डीसी करंट में कितना दे रहे हो आप 230, तो आपको सबसे ज्यादा कायम में उसमें करंट लगेगा, यानी कि इसमें इंसुलेशन रबड़ की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो एसी में ज्यादा पड़ेगी, डीसी में कम पड़ेगी। अगला, समान मान के पर जीवन की रक्षा की दृष्टि से एसी कम खतरनाक होता है और डीसी ज्यादा खतरनाक होता है, यानी डीसी ज्यादा डेंजर होता है, एसी कम होता है। अब मशीनों की उच्च क्षमता के लिए हमें एसी करंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम एसी को हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, डीसी को हाई वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते। तो हम अगला पढ़ते हैं। हाँ, हमारा हो गया। अब एक और मैं बता रहा हूँ कि एसी का जनरेशन, तो याद रखिएगा कि एसी का जो जनरेशन भारत में अधिकतम यदि बोले तो 33 केवी तक किया जाता है। एक्चुअली होता है तो 11 केवी तक कहीं बहुत जगह, पर अधिकतम की बात करें तो आपको 33,000 वोल्ट तक एसी का जनरेशन, यानी हम जो विद्युत का उत्पादन करते हैं पानी से हो पवन चक्की किसी से भी, तो कितना करते हैं 33,000 वोल्ट, कितना करते हैं 33,000 वोल्ट तक किया जाता है अधिकतम। और ऐसा नॉर्मल तो हम 11 केवी करते हैं, पर डीसी का वोल्टेज कितना होता है, तो डीसी का 650 वोल्ट तक ही जनरेट किया जा सकता है। क्लियर है आपको, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमारा अगला टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती पद संबंधित कुछ चीजें हैं, तो आपको समझना है। पहला होता है साइन वेव। साइन वेव क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात वोल्टेज का फेज कोण का जो साइन एंगल का होता है, उस जिस समय पे ये तैयार किया एंगल, उस एंगल को हम साइन वेव कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये जो वेव है वो क्या है, साइन वेव है। तो साइन वेव होता क्या है, तो जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल है, यानी जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज एंगल बना रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे, तो यही क्या कहलाता है, साइन वेव या जा वक्र कहलाता है। आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। ये आपको जो दिख रहा है ये डायग्राम कौन सा है, साइन वेव। आप नोट भी करते आइए। अगला होता है चक्र। चक्र जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल। अभी साइकिल होता क्या है, तो मैं बता देता, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा एक पूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं, चक्र या साइकिल कहते हैं। यानी समझना, एसी करंट आपने देखा है वो किससे चलता है, इस वेव फॉर्म में, साइन वेव में चलता है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा साइकिल कहलाता है। जो जब एक बार जो करंट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये पूरा जब कंप्लीट कहलाता है तो ये क्या कहलाता है, साइकिल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकिल। प्रत्यावर्ती मान और दिशा एक पूर्ण परिवर्तन हो, यानी पूरी तरह से एक परिवर्तन हो, इसको हम क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। अब
यहाँ पर आता है कि एक चक्र 360 डिग्री का होता है। क्लियर ही होगा, नहीं भी क्लियर तो मैं समझा देता हूँ। और इसको हम कहते हैं 2 पाई में पूर्ण करता। अभी आपको पता है कि ये जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, नहीं भी पता हो तो पता कर लेना, 360 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब मैंने ये बनाया साइकिल और ये बनी साइकिल, ये पूरा इसको उठा के यहाँ, तो ये भी सर्कल बन रहा है, तो सर्कल बन रहा है एक तरह से, तो ये कितने डिग्री का, 360 डिग्री। और यदि पाई में बात करें तो हम एक पाई की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई, यानी पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो यहाँ एक पाई 180 और 2 पाई, तो कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। तो क्लियर हुआ होगा 360 डिग्री कैसे होता है। तो चक्र, जो पूरा चक्र होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। क्लियर है सभी को। प्रत्येक राशि में वोल्टेज का एक चक्र 2 बार शून्य से गुजरता है, यानी समझना, यानी इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे ये करंट, एसी करंट हम निकले ये चक्र गया, तो देखो ये जीरो है, यहां से हुआ, एक बार यहां पर जीरो आया और यहां पर दूसरी बार फिर जीरो आया, यानी एक चक्र कंप्लीट करने में, यानी ये ऐसा हुआ, पूरा चक्र कैसा हुआ, ये यहां से यहां लेके यहां तक एक पूरा चक्र हुआ। अब इस चक्र को कंप्लीट करने में कितनी बार जीरो आया, तो एक तो यहां पर आया था आपका जीरो, एक तो निकले थे शुरू में यहां आया और आखिरी में यहां आया। तो एक चक्र को कंप्लीट करने में कितनी बार जीरो आता है, 2 बार जीरो आता है। तो क्लियर है, आपको यह बात समझ में आएगी। अगला हमारा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, यानी 1 सेकंड में एसी कितने साइकिल चक्र पूर्ण कर, यानी 1 सेकंड में ये एक चक्र हो गया पूरे यहां से यहां तक, ये दूसरा चक्र हो गया यहां से यहां तक। तो ऐसे कितने चक्र एसी साइकिल लगा रही है, एसी करंट में कितने साइकिल ऐसे लग रहे हैं, यानी इतने चक्रों की जो कुल संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। क्लियर हुआ होगा आपको। मैं एक बार और बता देता हूं कि ये जो साइकिल है, ये हमारी साइकिल है, यानी एक जो चक्र है, 1 सेकंड में कितने एसी करंट में से चक्र बनते हैं, वही क्या कहलाती है, आवृत्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्लियर है आपको, हर्ट्ज, इसे याद रखना, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज मीटर से नापते हैं, और इसका एसआई मात्रक भी क्या होता है, हर्ट्ज। इसका एक एसआई यूनिट होती है प्रति सेकंड, क्या होती है, प्रति सेकंड। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो आवृत्ति बराबर होता है 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम। क्लियर है सभी को, 1/टाइम। अब टी बराबर क्या होता है, आवृत्त का यानी टाइम पीरियड, कितना साइकिल को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा। जैसे मान लीजिए ये साइकिल है, इस साइकिल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये कहलाता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, 1/सेकंड। टाइम को अपन काय में नापते हैं, सेकंड में, तो 1/सेकंड। आवृत्ति का एक और का एसआई मात्रक क्या होता है, 1/सेकंड, और इसी को पूरे को बोलते हैं 1 हर्ट्ज। क्लियर हुआ आपको, 1/सेकंड कैसे हुआ, तो ये 1 और टी को अपन नापते हैं, टाइम को अपन नापते हैं समय को सेकंड में। क्लियर, इसी को बोलते हैं 1 हर्ट्ज। भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है। एक और इसका फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है बीपीएस। आपने हर्ट्ज सुना होगा, बीपीएस बहुत कम सुना होगा। तो बीपीएस का फुल फॉर्म है बीट्स पर सेकेंड, बीट्स पर सेकेंड। तो क्लियर हुआ होगा, बीट्स पर सेकेंड किसका सूत्र होता है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का एक और सूत्र होता है, तो एक मोटर का आरपीएम ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, राउंड पर मिनट का, रिवॉल्यूशन पर मिनट का हमारा क्या होता है, 120 × F, यानी होता है फ्रीक्वेंसी और होता है पोल। अब मेरे को क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी, तो ये गया इधर, क्या गया, आरपीएम गुणित पोल अपॉन 120 अपॉन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी इक्वल पोल NS यानी सिंक्रोनस स्पीड अपॉन 120। तो ये किसका सूत्र है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी का सूत्र है। क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन। तो अगला है फ्रीक्वेंसी के कुछ रूल है, तो भारतीय नोट कर लीजिएगा, भारतीय विद्युत अधिनियम यानी इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार 1956, कब, 1956 में आवृत्ति के अनुमेय सीमा सामान्यतः ±30% मानी गई है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी में ±30% ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए मैंने बोला भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो आप इसको मान के चलिए कि ±3%, तो 3 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 47 समथिंग हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक चला जाएगा, 51-52, यानी 3 प्लस यानी 30% उन्होंने क्या है, अनुमानित बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसी को इन्होंने कितना माना है, हमारा 48.5 से 51.5 हर्ट्ज तक माना। दूसरा भारतीय अधिनियम, ये 1956 की बात थी, और ये 2012 में फिर नियम चेंज करे। आपको ध्यान रखना, अभी तक जितने भी यूट्यूबर है, मैंने देखा बहुत सारे को वीडियो देखा कि वो यही बताते केवल 3%, पर भारतीय अधिनियम 1912, आप गूगल भी कर लीजिएगा, उसके अनुसार कितना परसेंट फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आना चाहिए, 1%। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि 1% कितना, तो 1% कितना होगा, 49 से 51 हर्ट्ज तक चेंजेस हो सकता है। क्लियर है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, भारतीय अधिनियम के अनुसार फ्रीक्वेंसी कितने प्लस माइनस कितना % हो सकता है। अब अगला होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक संपूर्ण चक्र को पूरा
जो करता है या होने में लगा जो समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। वही चीज है कि एक साइकिल कितने समय में पूरी हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यानी यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। आवर्तकाल का मात्रा वही फ्रीक्वेंसी बराबर अपन ने क्या पढ़ा था, 1/T, 1 टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, और अपन इसको काय में नापते हैं, सेकंड में। अब इसका सूत्र निकालना, तो हम टाइम पीरियड को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो टाइम पीरियड टी ऊपर गया और फ्रीक्वेंसी कहाँ गया, नीचे, 1/फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो गया, 1/सेकेंड, 1/फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सभी को। तो ये रहा इसका सूत्र, यहाँ पर लिखा भी है, अब इस यहाँ से नोट भी कर सकते हो किस प्रकार से आया। तो क्लियर, इसकी 1/फ्रीक्वेंसी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। हम अगला पढ़ते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड। ये एक एक की पॉइंट है, इनको समझ के रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं और बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, तो आप वो वीडियो को सपोर्ट करिए, यदि समझ में आ रहा हो उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो हमारा होता है एम्पलीट्यूड, हिंदी में इसे बोलते हैं आयाम। अब आयाम होता क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का धन और ऋण दिशा में अपने अक्ष में अधिकतम मान की दूरी क्या कहलाता है, आयाम कहलाता। समझना, ये एसी करंट है, आपको दिख रहा है, एक ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। अब इसमें अधिकतम मान क्या है, तो मैंने बोला प्लस का 0 मानना है ना, ये 0, 1, 2 और ये 3, यहाँ -1, -2 और -3। अब अधिकतम मान क्या है, तो आप बोलोगे सर अधिकतम मान तो ये 3 और माइनस में अधिकतम, ये उल्टा चलेगा, तो हम भी माइनस यानी 3। तो माइनस का यानी कौन सा कितना वे अधिक हो रहा है, यानी धनात्मक एसी करंट का जो पॉजिटिव मान अधिकतम और नेगेटिव मान जो अधिकतम होता, ये पूरा जो चक्र का वो क्या कहलाता, हमारा एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता। क्लियर है सबको। यानी एसी करंट में जो अधिकतम मान होता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल का, वही क्या कहलाता, हमारा एम्पलीट्यूड या आयाम कहलाता है। अगला होता है ताक्षणिक मान, जिसे हम बोलते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो ताक्षणिक मान क्या होता है, किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण में सापेक्ष लिया गया मान ताक्षणिक मान कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एसी साइकिल में प्रत्येक क्षण का जो मान, यानी हर सेकंड में क्या होता है, मान चेंज होता है। जैसे मान लीजिए साइकिल है, जैसे अब ये बनी साइकिल, तो आपको दिख रहा होगा कि हर सेकंड में क्या हो रहा है, मान चेंज हो रहा है। यहाँ हर सेकंड में क्या हो रहा है, हर पल्स, हर सेकंड से कम समय में भी क्या हो रहा है, मान चेंज हो रहा है। तो ये पर सेकंड में जो मान चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक मान। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बोल दिया कि ये 10 सेकंड है, 11 सेकंड है, 12 सेकंड है, 13 सेकंड है, हर सेकंड में जो मान चेंज हो रहा है एसी करंट में, उस मान को क्या बोलते हैं, हम ताक्षणिक मान कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। तो अगला हमारा शिखर मान, जिसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू होता क्या दोस्तों, पीक वैल्यू होता क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का धन और ऋण दिशा में अधिकतम मान क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। यानी ये जो हमारा मान है अधिकतम, यानी एसी साइकिल का धनात्मक और ऋणात्मक में जो अधिकतम मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पीक वैल्यू या शिखर मान, पीक टू पीक या शिखर टू शिखर मान। तो आपको समझ में आया होगा, नोट करते जाइए। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा। तो दोस्तों हमारा एसी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एम्पलीट्यूड समझा है, शिखर मान समझा है, आवृत्ति समझी है, किस प्रकार से होता है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने आपको समझा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर जाकर MP लाइनमैन में सारी वीडियो प्ले लिस्ट में डली है, उसको देखिए, आपको समझ में आया होगा। अभी तक की हमारी ये 12 वीडियो हो गई है। तो आप किस तरह से आपको पढ़ना है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो दोस्तों प्यार देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।